हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे प्रकृति परीक्षा। इससे पहले हमने दशविध आतुर परीक्षा यानी कि 10 ऐसे फैक्टर्स जिससे आतुर यानी कि पेशेंट की परीक्षा की जाती है वो पढ़ा था। तो उसमें जो पहला फैक्टर है वो है प्रकृति परीक्षा। सबसे पहले जो रोगी की परीक्षा करनी है उसमें सबसे पहले प्रकृति की परीक्षा करनी है। तो ये प्रकृति क्या होती है, कैसे बनती है, कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं प्रकृति के। जो वातज प्रकृति होती है, पित्तज प्रकृति होती है, कफज प्रकृति होती है, बात पित्त, पित्त कफ, बात कफ और सम प्रकृति होती है। तो ये ह्यूमन को कैसे इफेक्ट करती है, कैसे एक व्यक्ति को इफेक्ट करती है ये सारी प्रकृति। बात कैसे इफेक्ट करता है, पित्त कैसे इफेक्ट करता है, कफ कैसे इफेक्ट करता है, वो हम इस वीडियो में देखेंगे। किसके अनुसार? आचार्य चरक के अनुसार। ये कहाँ वर्णित है? ये चरक संहिता पार्ट फर्स्ट के विमान स्थान के अध्याय नंबर 8 जिसका नाम है रोग विषक जीतीय विमान अध्याय, उसमें वर्णित है। तो अभी श्लोक पर आते हैं। तत्र प्रकृत्यादीन् भावान् अनुव्याख्यास्यामः तथा शुक्र शोणित प्रकृति, काल गर्भाशय प्रकृति, आतुर आहार विहार प्रकृति, महाभूत विकार प्रकृति च गर्भ शरीरम अपेक्षिता। तो गर्भ शरीर यानी कि जो गर्भाशय में बालक है उसका जो शरीर है, गर्भ का शरीर है, वो किससे इफेक्ट होता है? शुक्र और शोणित की प्रकृति से। शुक्र यानी कि स्पर्म, शोणित यानी कि ओवम। उनकी क्या प्रकृति है इंडिविजुअली, उनकी क्या प्रकृति है सेपरेटली, इससे इफेक्ट करता है उनकी प्रकृति से। काल की प्रकृति मतलब उस समय काल क्या चल रहा है, कौन सी ऋतु चल रही है, ग्रीष्म ऋतु है, वर्षा ऋतु है या हेमंत ऋतु है, शरद ऋतु है, कौन सी ऋतु है, उससे इफेक्ट होता है। गर्भाशय मतलब यूट्रस जो होता है उसकी क्या प्रकृति है, उस पर भी डिपेंड करती है। आतुर पेशेंट की आहार विहार की प्रकृति, उसकी आहार विहार कैसा है। जो प्रेग्नेंट लेडी है तो वो आहार विहार कैसा कर रही है, माता की आहार विहार की प्रकृति पे डिपेंड करता है। महाभूत विकार, कौन से महाभूत की प्रबलता रहती है एट द टाइम ऑफ द फर्टिलाइजेशन ऑफ द स्पर्म एंड द ओवम, कौन से महाभूत की प्रधानता रहती है, इस पे भी गर्भ का शरीर अपेक्षा करता है, गर्भ शरीर की प्रकृति अपेक्षा करती है। अब नेक्स्ट श्लोक पर आते हैं। एतानि ही येन येन दोषणा अधिकेन एक अनेकेन व समन अनुबध्यन्ते। ये प्रकृति जिस जिस दोष के आधिक्य से हो, जैसे एक दोष के या दो दोष के या अनेक दोष के आधिक्य से होने पर उन्हीं उन्हीं दोषों से गर्भ भी संबंधित हो जाता है। तो इन सारे फैक्टर से मतलब शुक्र में वातज है या पित्तज है या बात पित्तज है, द्वंद्वज है या एक दोषज है या सम प्रकृति है, शोणित में सम प्रकृति है या कौन सी प्रकृति है, इससे ही गर्भ भी उन्हीं उन्हीं दोषों से आक्रांत हो जाता है। इन सारे फैक्टर्स में जो दोष होते हैं, गर्भाशय में, माता के आहार विहार में, महाभूत में जो जो दोष होते हैं, जो जो दोष प्रोडोमिनेंट होते हैं, उनके सारे समिलेशन से, उनके सारे कॉम्बिनेशन से जो दोष बनते हैं, जो प्रकृति बनती है, उसी से ही गर्भ शरीर बन जाता है। गर्भ शरीर की वो प्रकृति कहलाती है। तो गाइज हमने ये देखा प्रकृति कैसे बनती है। अब कौन कौन सी प्रकृति कैसे मनुष्य को इफेक्ट डालती है वो हम देखेंगे। इसके बाद गर्भकाल से ही लेकर मनुष्य की जो प्रकृति बनती है उसे दोष प्रकृति कहते हैं। कौन सी प्रकृति कहते हैं? दोष प्रकृति। इसलिए कुछ मनुष्य प्रकृति से बातल होते हैं, कुछ पित्तल होते हैं, कुछ श्लेष्मल होते हैं, कुछ द्वंद्वज प्रकृति होती है। द्वंद्वज यानी कि टू को पेयर मिला के, जैसे बात पित्त, पित्त कफ, बात कफ। और कुछ समधातु प्रकृति होते हैं यानी कि बात पित्त कफ तीनों प्रकृति होती है। उन्हीं लक्षणों का व्यायाम करेंगे, उनके लक्षण बताएंगे। सबसे पहले आते हैं श्लेष्मल प्रकृति के लक्षण। तो श्लेष्मा के क्या गुण होते हैं? जो कफ होता है पहले उसके गुण देखेंगे, फिर वो एक एक गुण कैसे बॉडी को इफेक्ट कर रहा है पर्टिकुलरली वो गुण वो देखेंगे। तो श्लेष्मा ही स्निग्ध होता है, श्लेष्मा की कफ स्निग्ध होता है, लक्षण होता है, मृदु होता है, मधुर होता है, सार होता है, सांद्र होता है, मंद होता है, स्तिमित होता है, गुरु होता है, शीत होता है, विजिलाच यानी कि स्वच्छ होता है। तो अब ये कैसे कैसे बॉडी को इफेक्ट करते हैं वो देखेंगे। स्नेहा स्नेहा श्लेष्मला स्निग्धा अंगा। जो कफ होता है वो स्नेह युक्त होता है, इसलिए जो कफश प्रकृति वाला मनुष्य होता है उसके अंग भी स्निग्ध होते हैं। कफ श्लक्षण होता है इसलिए अंग भी श्लक्षण होते हैं। श्लक्षण अंगा। मृदु होता है कफ तो उससे जो होता है सुंदर, सुख, सुकुमार, अवतात, गात्रा। मृदु होने के कारण सुंदर, सुकुमार और गौर वर्ण के होते हैं मनुष्य। माधुर्या, जो कफ होता है वो मधुर होता है यानी कि स्वीट होता है, तो उससे प्रभूत शुक्र, उसमें शुक्र अधिक होता है, व्यवाय मैथुन करने की शक्ति अधिक होती है। और अपत्य मतलब
बालक भी अधिक होते हैं। जो कफ प्रधान प्रकृति का पुरुष होता है वो पतक जो कफ का गुण है वो है सार। तो सार होने से संहस्ती शरीरा, सार और संगठित शरीर होता है जो कफ प्रकृति का होता है। सांद्र गुण होता है कफ में, तो कफश में सांद्र गुण होता है। सांद्र गुण होने से परिपूर्ण सर्व अंगा, सारे अंग जो होते हैं वो पुष्ट और परिपूर्ण होते हैं। फिर जो मंद गुण होता है कफ का, तो कफश प्रकृति वाले जो होते हैं मंद चेष्टा आहार विहार, मतलब कफ प्रकृति वाले मंद चेष्टा करते हैं और अल्प आहार विहार करने वाले होते हैं। स्थिमित गुण होता है कफ का, भी हमने देखा था। तो स्थिमित होने से कफ प्रकृति मनुष्य किसी भी कार्य को शीघ्र नहीं करते हैं और उनके मन में क्षोभ विकार बहुत कम होते हैं। गुरु गुण होता है कफ प्रकृति का, गुरु गुण होने से उनके जो गुरु गुण होने के कारण जो कफ प्रकृति वाले मनुष्य होते हैं वो दृढ़ और निश्चित रूप से होती है। उनकी गति, मतलब जो भी वो डिसीजन लेते हैं वो डिटर्मिनेशन और डेडिकेशन से लिया जाता है। शैत्य गुण होता है कफ प्रकृति का, इससे उन्हें अल्पछुत यानी कि भूख कम लगती है, तृष्णा भी कम लगती है, पसीना भी कम आता है, स्वेद भी कम होता है और गर्मी भी कम लगती है। तो शीत गुण होने से कफ शीत गुण का होता है। तो कफ प्रकृति वाले जो होते हैं मनुष्य भूख, प्यास, ताप, पसीना दोष कम कष्ट देते हैं। विजल्यत्वात् कफ के पिछल गुण होने से कफ प्रकृति वाले मनुष्य को संधि बंधन एक में सटा हुआ और बलवान होता है। क्योंकि संधि बंधनों में क्या होता है, संधि बंधनों में जो होता है सिनोवियल फ्लूइड होता है। संधि में जो बोन्स होती हैं, जॉइंट्स होते हैं, जब दो बोन्स जॉइंट कर रही होती हैं तो बीच में सिनोवियल फ्लूइड होता है, तो पिछलता है तो कफ प्रकृति वाले जो है उनके जो जॉइंट्स होते हैं वो सटे हुए होते हैं, बलवान होते हैं। अच्छे गुण होता है कफ में। अच्छे गुण होने से क्या होता है, स्वच्छ गुण होता है। स्वच्छ गुण होता है। तो स्वच्छ गुण होने से कफ प्रकृति वाले मनुष्य की दृष्टि, मुख प्रसन्न एवं स्निग्ध दिखाई पड़ते हैं और उनके वर्ण और स्वर भी स्निग्ध एवं प्रसन्न होते हैं। तो स्निग्ध वर्ण स्वराज, प्रसन्न स्निग्ध वर्ण स्वराज, वर्ण यानी कि जो बॉडी का कलर है वो, और स्वर यानी कि वॉइस जो होती है प्रसन्न और स्निग्ध होती है। ओके फ्रेंड्स, तो हमने ये इस प्रकार उपरोक्त गुणों के कारण कफ प्रकृति वाले मनुष्य बलवान होते हैं। बलवंतो, वसुमंतो मतलब धनी विद्या वाले होते हैं। विद्यावंतो विद्या वाले होते हैं। ओजस्वी होते हैं और शांत होते हैं और आयुष्मंता आयु वाले होते हैं, अधिक आयु वाले होते हैं। ओके फ्रेंड्स, अब हम देखेंगे पित्त प्रकृति के लक्षण। तो पित्त प्रकृति के पहले गुण देखेंगे, पहले पित्त के गुण देखेंगे, फिर उस एक एक गुण का प्रकृति पे कैसे इफेक्ट पड़ता है, कैसे मनुष्य पे इफेक्ट पड़ता है, उस प्रकृति वाले पित्त प्रकृति वाले मनुष्य पे कैसे इफेक्ट पड़ता है वो देखेंगे। तो पित्त क्या होता है, उष्ण होता है, तीक्ष्ण होता है, विष्ट होता है, अमल होता है, कटु होता है, औष्ण्य होता है। पित्तला भवंत उष्ण असहा, क्योंकि पित्त उष्ण होता है इसलिए वो उष्ण को सहन करने वाला नहीं होता है, मतलब अर्थात उन्हें सहन नहीं होता। पित्त के उष्ण गुण होने से पित्त प्रकृति के मनुष्य को उष्ण वातावरण में रहना पसंद नहीं करते हैं। उष्ण मुखा, उनका मुख उष्ण होता है। सुकुमार अवदात गात्रा, वो सुकुमार और गौर वर्ण के होते हैं। अवदात मतलब होता है गौर वर्ण, तो सुकुमार यानी कि नाजुक होते हैं और गौर वर्ण के होते हैं। ये 10वीं दांतों परीक्षा का वो आ गया। और प्रभूत विपुल व्यंग तिल पेट का, उनके चेहरे पर, शरीर पर विपुल छोटी छोटी फुंसियाँ, व्यंग, मुख में झाई, तिल एवं पीड़िकाएँ अधिक होती हैं। क्षुत पिपाशा बनता, उन्हें भूख और प्यास अधिक लगती है। शीघ्र ही अर्थात समय के पहले क्षिप्र यानी कि जल्दी ही बलि पलित खा लेते हैं, यानी कि झुर्रियाँ पड़ना, रिंकल्स होना चेहरे पे, बालों का पकना यानी कि बालों का सफ़ेद हो जाना, खा लेते बालों का गिरना पित्त प्रकृति वालों को होता है। और दाढ़ी के बाल यानी कि शमशु, लोम शरीर के रोम, केश यानी कि सिर के बाल मृदु, अल्प और कपिल वर्ण के होते हैं। मृदु, अल्प और कपिल वर्ण के होते हैं। तक्षणियाँ, तीक्ष्ण पराक्रमा, तीक्ष्ण अग्नियाँ, पित्त के तीक्ष्ण गुण होने से पित्त प्रकृति वाले तीक्ष्ण पराक्रम एवं तीक्ष्ण अग्नि वाले होते हैं। प्रभुत असनपाना, प्रभुत असनपाना यानी कि बहुत ज़्यादा अधिक मात्रा में खाने पीने वाले होते हैं। क्लेश असहिष्णु, क्लेश को सहन करने वाले नहीं होते हैं। दंत शूका, दंत शूका ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पहले एग्जाम्स में पूछा गया है कि दंत शूका कौन सी प्रकृति का होता है, तो दंत शूका पित्त प्रकृति का होता है। तो कष्ट को ना सहन करने वाले, बार बार खाने वाले होते हैं। तो दंत शूका का मतलब है बार बार खाने वाले होते हैं। द्रव गुण होता है और पिच्छल गुण होता है। इस
सॉरी शिथिल, ये शिथिल लिखा हुआ है। द्रव गुण होता है पित्त, द्रव गुण होने से शिथिल मृदु संधि मांसा, तो उसके मांस जो होता है और जॉइंट्स जो होते हैं वो मृदु और शिथिल होते हैं। मांसपेशियां शिथिल एवं संधियां भी शिथिल होती हैं और कोमल होती हैं। प्रभूत शिष्ट स्वेद मूत्र पुरीशाज, ये इंपॉर्टेंट है। बहुत ज़्यादा पसीना मूत्र मल अधिक मात्रा में करने वाले होते हैं। विषत्वात, उनके पित्त के विष होने के कारण पित्त प्रकृति वाले मनुष्य की कांख, मुख, सिर और शरीर से अधिक दुर्गंध निकलती है। कटु अम्लत्वाद अल्प शुक्र व्यवहार अपत्या, कटु एवं अम्ल रस होने के कारण पित्त प्रकृति वाले पुरुष अल्प शुक्र, अल्प मैथुन शक्ति एवं अल्प पुत्र वाले होते हैं। इस प्रकार उक्त गुणों के संयोग से पित्त प्रकृति के मनुष्य मध्यम बल, मध्यम बला, मध्य आयुष्य, मध्य आयु, मध्य ज्ञान विज्ञान, मध्य ज्ञान विज्ञान, वित्त उपकरण वंतश्च, मध्य धन एवं उपकरण वाले होते हैं। तो मध्य होता है इनके पास सब कुछ। अब आते हैं बात प्रकृति के लक्षण। तो बात के पहले गुण देखते हैं, फिर एक एक गुण कैसे प्रकृति को इफेक्ट करता है वो देखेंगे। तो वात जो होता है रूक्ष होता है, लघु होता है, चल होता है, बहु होता है, शीघ्र होता है, शीत होता है, परुष होता है और विशद होता है। वायु के रूक्ष गुण होने के कारण वात प्रकृति वाले मनुष्य का शरीर रूखा, क्रश और छोटा होता है। रूखा, क्रश, अपचिता और अल्प छोटा होता है। उनका स्वर अत्यंत रूक्ष, छाम, भिन्न, मंद, सख्त और जर्जर होता है। तो प्रतः रूक्ष, छाम, सन्न, सख्त, जर्जर स्वरा उनका स्वर होता है। उन्हें निद्रा कम आती है। जागरूकाश्च भवन्ति, जागरूकाश्च किसके लिए आया है? जागरूकाश्च बात प्रकृति वाले पुरुषों के लिए आया है जागरूकाश्च। तो उन्हें निद्रा कम आती है, जागरूक रहते हैं, बहुत ज़्यादा जगे हुए रहते हैं। लघु गुण होता है पित्त प्रकृति का, तो लघु गति, चेष्टा, आहार विहार। तो वात प्रकृति जो होती है वो लघु होने के कारण जो होता है उनकी चेष्टा, आहार विहार भी लघु एवं चंचल होते हैं, अर्थात गति और चेष्टाएं थोड़ी और नियमित होती हैं। वायु के चल गुण होने से वात प्रकृति वाले मनुष्यों की संधि, चल त्वाद अनवस्थित संधि, अक्षी, भ्रू, हनु, ओष्ठ, जीवा, शिरा, स्कंद, पाणी, पादा, ये सब चल वाले होते हैं, चंचल होते हैं। बहुत्वाद बहुप्रलापा कंड सिरा प्रताना, वायु में बहुगुण होने के कारण वात प्रकृति वाले अधिक बोलते हैं। उनके शरीर में कंडरा शिराओं का प्रसार अधिक दिखाई पड़ता है। तो अधिक बहुप्रलापा अधिक बोलते हैं और कंडरा शिराओं का प्रसार अधिक दिखाई पड़ता है। वायु के शीघ्र गुण होने के कारण वात प्रकृति वाले मनुष्य सभी प्रकार को शीघ्र ही आरंभ करते हैं। शीघ्र आरंभ और शीघ्र ही क्षोभ विकार उत्पन्न होता है। शीघ्र ही त्रास, राग और विराग हो जाता है, मतलब शीघ्र ही भय, प्रेम और वैराग्य से युक्त होते हैं। शीघ्र ही क्षोभ, दुख उत्पन्न हो जाता है और शीघ्र ही हर काम को आरंभ करते हैं और शीघ्र ही भय, प्रेम से, वैराग्य से युक्त हो जाते हैं। वात प्रकृति वाले जो होते हैं किसी बात को सुनकर शीघ्र ही ग्रहण कर लेते हैं। श्रुत ग्रहणों अल्प स्मृतश्च, अल्प स्मृति वाले होते हैं वात प्रकृति वाले, उन्हें शीघ्र ही भूल भी जाते हैं। वायु के शीत गुण होने के कारण वात प्रकृति वाले मनुष्य शीतलता को नहीं सहन करने वाले होते हैं। वायु शीत होता है तो शीत को सहन नहीं कर सकते वात प्रकृति वाले। और प्रतत शीत कोप वेदना स्तंभा, उन्हें निरंतर शीतजन्य विकार, कंप और स्तंभ होती रहती है। क्योंकि वात में शीत है, अगर शीत का आहार विहार करेंगे तो शीतजन्य विकार होंगे, कंप होगा, स्तंभ होती रहती है। वात के परुष होने के कारण वात प्रकृति वाले पुरुषों के केश, दाढ़ी, रोम, नख, दांत, मुख, हाथ, पैर अत्यंत अंग परुष अर्थात खुरदरे होते हैं। वैशद्यात, वायु के विशद गुण होने से वात प्रकृति वाले मनुष्य के अंग प्रत्यंग फटे हुए होते हैं। तो स्फुटता अंग अवयवा, स्फुटता अंग अवयव किसलिए होते हैं? वात प्रकृति वाले होते हैं, उनके अंग प्रत्यंग फटे हुए होते हैं। सतत संधि शब्द गमिनश्च, ये भी इंपॉर्टेंट है। सतत संधि शब्द गमिनस किसके लिए आया है? उनकी संधियों से चलते समय निरंतर शब्द निकलते रहते हैं। इस प्रकार इन उपयुक्त गुणों के संयोग से वात प्रकृति वाला मनुष्य प्रायः अल्प बल वाला, कम आयु वाला, कम संतान वाला, कम साधन सामग्री वाला एवं दरिद्र होता है। तो अल्प बल, अल्प आयु, अल्प अपत्य, अल्प साधन, अल्प धन भवंती, धन यानी कि गरीब होता है, दरिद्र होता है। तो गाइस ये हमने पढ़े। और इसके बाद कौन सी प्रकृति आती है? इसके बाद आती है द्वंद्वज प्रकृति, यानी कि बात पित्त, पित्त कफ, बात कफ। तो उसमें दो प्रकृति के सारे लक्षण मिला देने से वो द्वंद्वज प्रकृति बन जाती है। और बात पित्त कफ तीनों की प्रकृति के सम लक्षण मिला दे तो सम प्रकृति बन जाती है। और गाइज
इससे रिलेटेड वीडियोस के जो भी लिंक हैं वो इसके डिस्क्रिप्शन में अपलोड कर दिए जाएंगे, आप वहाँ से पढ़ सकते हैं। और एक आयुर्वेदा पाठन चैनल, टेलीग्राम चैनल भी है, उसे आप फॉलो कर सकते हैं, उसमें वीडियो की अपडेट मिल जाती है और नोट्स भी मिल जाते हैं। तो गाइज ये थे हमने पढ़े सारे। सबसे पहले सबसे लास्ट में हमने वात प्रकृति पढ़ा था, उससे पहले पित्त प्रकृति पढ़ा था, पित्त प्रकृति पढ़ा था, उससे पहले कफ प्रकृति पढ़ा था, उससे पहले प्रकृति कैसे बनती है ये पढ़ा था। और इससे पहले जो वीडियो चैनल पे अपलोड की गई है उसमें पहली जो 10वीं आत्म परीक्षा बताई है उसमें पहला है प्रकृति, दूसरा है विकृति, तीसरा है सार, फोर्थ है सनन, फिफ्थ है प्रमाण, सातवें सत्व, आहार शक्ति, व्यायाम शक्ति, व्यय। तो इनको सेपरेटली हम एक एक पॉइंट को डिस्कस करेंगे। इनकी वीडियोस, रील्स, शॉर्ट्स अवेलेबल कराए जाएंगे चैनल पे, तो आप ट्यून रहिएगा, चैनल से ट्यून रहिएगा। और इससे आगे वाले वीडियो में इन सब की वीडियो अपलोड कर दी जाएंगी विमान स्थान की। टिल देन थैंक यू, हैव अ नाइस डे। जय हिंद, जय भारत, जय आयुर्वेद।